हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो हम आज एक और जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है गिंगो। गिंगो जो है एक इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, बड़ा प्लांट है, इसका ट्री लाइक प्लांट बॉडी होती है। साथ ही साथ बहुत जगह ये एज अ फूड या आप कह सकते हैं कि इसका सीड जो होता है एडिबल होता है, इस वजह से इसको कई जगह जो है खाया जाता है, कई सारे फूड में इनको यूज़ किया जाता है, इनको डाला जाता है। तो इस तरीके से इसी गिंगो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, कौन सा डिवीज़न है, इसका कौन सा क्लास है, कौन सा ऑर्डर है। तो ये चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो डिवीज़न जो है आपका गिंगोफाइटा, क्लास गिंगोप्सिडा, ऑर्डर गिंगोएल्स, फैमिली गिंगोएसी एंड जीनस गिंगो। तो गिंगो है जो जिसका नाम आप इसका जीनस है, साथ ही साथ एज अ कॉमन नेम भी इसको गिंगो कहा जाता है। जो इसका मेन स्पीसीज़ है वो बाइलोबा है, तो इसको कम्प्लीटली गिंगो बाइलोबा कहा जाता है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट नेम है। तो चलिए हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो गिंगो बाइलोबा जो है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, गिंगो। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या है, गिंगो। और ये जो है स्पीसीज जिम्नोस्पर्म ट्री नेटिव टू ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया का जो रीजन है वहाँ ये मेनली पाया जाता है, वहाँ का ये प्लांट है। नेटिव कहने का क्या मतलब है कि वहीं पर जो है इसकी ओरिजिन हुई है, या कह सकते हैं कि वहीं पे ये मेनली पाया जाता है। तो ईस्ट एशिया कह सकते हैं कि जो आपका जैसे चाइना वाला रीजन है, चाइना के आसपास का जो रीजन है, चाइना को मेनली लिया जाता है। तो ईस्ट एशिया के जो रीजन है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हम लोग का जो इंडिया है ये साउथ एशिया में आता है। तो ईस्ट एशिया का जो रीजन है, एशिया का ईस्टर्न पार्ट है जो, वहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है ज़्यादा मेनली। जैसे कोरिया है और जापान है, चाइना है, इन रीजन्स में जो है ये ज़्यादा पाया जाता है गिंगो बाइलोबा इज डेसिडुअस जिम्नोस्पर्म ट्री। तो अगर देखा जाए तो ये डेसिडुअस जिम्नोस्पर्मिक ट्री है। डेसिडुअस कहने का मतलब कि इसकी पत्तियां जो है हर एक साल के बाद क्या करती हैं, झड़ जाती हैं। पतझड़ का मौसम आता है तो इसकी पत्तियां जो है क्या करती हैं, झड़ जाती हैं। तो डेसिडुअस जिम्नोस्पर्मिक ट्री है। फैमिली आप जान रहे हैं नेटिव टू चाइना, और मेनली जो है ये कहाँ पाया जाता है, चाइना जो है वहाँ पे ये मेनली पाया जाता है, या कह सकते हैं कि वहीं से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। तो ये जो है नेटिव है, वही उसका घर है। Gingo has been planted since ancient times in Chinese and Japanese temple। तो बहुत पुराने समय से जो है, बहुत पहले से ही इसको जापान और चाइना में मंदिरों में लगाया जाता था और वहाँ इसकी पूजा की जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं ना कि क्या है कि इसको धर्म से भी जोड़ दिया गया है इस प्लांट को। जैसे हमारे यहाँ कई सारे पौधों को जो है धर्म से जोड़ करके उसकी पूजा की जाती है, जैसे पीपल है या नीम है या ऐसे कोई पौधे हैं। नीम तो मेनली मेडिसिनल प्लांट है, बट जैसे तुलसी है, तो तुलसी का जो है हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो उसको हमारे धर्म से जोड़ दिया गया है। वहाँ आप देखेंगे तो मंदिरों में भी इनको लगाया जाता है। तो इस तरीके से, या आप घर में लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसको धर्म से जोड़ करके इसलिए किया जाता है ताकि क्यों ये सब चीज़ें की जाती हैं, ताकि वो प्लांट बचा रह सके। वो उस प्लांट से बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारी इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस वजह से उनको बचाने के लिए उसको क्या करते हैं कि हम धर्म से जोड़ देते हैं ताकि लोग इसको बचा के रखें, इसकी पूजा करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है कि इनको टेम्पल्स में लगाया जाता था, गार्डन्स, एंड इज़ नाउ वैल्यूड इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और ये जो है यहाँ किया जाता है। और अभी जो देखा जाए तो कई सारे जो एरिया हैं, कई सारे वर्ल्ड के जो रीजन्स हैं, वहाँ पर ये जो है पाया जाता है एज फंगस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट। और ये क्या करते हैं कि अब ये है ना कि इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि ये फंगस को जो है, फंगस के अटैक को या फंगस का जो इफ़ेक्ट होता है, जो हार्मफुल डिजीज़ करते हैं उससे, और साथ ही साथ क्या है कि इंसेक्ट्स है उनसे जो है ये बचाता है, उनसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से इस प्लांट को रखा जाता है, इस प्लांट को बचाया जाता है। तो इसको क्यों कहा गया कि मंदिरों में लगा के रखिए और इन जगहों पे लगा के रखिए, गार्डन्स में लगाइए, अपने घरों में लगाइए, ताकि जो है इसमें ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे क्या है इंसेक्ट या फंगस जो है वो
हमें हार्म ना पहुंचा सकें। तो इनको इस तरीके से जोड़ करके इनको बचाया जाता है। इसमें क्या है कि आपका रेजिस्टेंट्स हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ हैं, रेजिस्टेंट होते हैं इन चीज़ों से क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे की वजह से जो वो इंसेक्ट है या जो भी फंगस है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है या जो है वहाँ जाने से बचता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है आपको यहाँ पे ये इन प्लांट्स को इस तरीके से किया जाता है कि आप जो है टेम्पल वगैरह में लगा करके रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इट टॉलरेट्स कोल्ड वेदर, ये जो है बहुत ठंडी अगर पड़ती है तो ऐसे में भी ये सर्वाइव कर जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत ठंडी, जो अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इस पर दिक्कत नहीं होती है। कोल्ड रेजिस्टेंट होता है, कोल्ड से इसको दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अनलाइक मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स, जबकि ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स में जो है ऐसी प्रॉब्लम होती है। सर्वाइव द एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अर्बन एरियाज, तो ज़्यादातर अगर जिम्नोस्पर्म्स को देखा जाए तो वो अर्बन एरियाज़, कहने का क्या मतलब है कि जो शहर हैं तो शहर के एरिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, नहीं रह पाते हैं, जबकि गिंगो का क्या है कि वो रह लेता है। तो अगर एडवर्स कंडीशन है, कंडीशन उनके हिसाब से नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसा उनको एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए वैसा नहीं है, तो वैसे में भी गिंगो जो है वो आराम से रह जाता है, सर्वाइव कर जाता है। तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है क्या है टॉलरेट कर लेते हैं, एडवर्स कंडीशन में भी, कंडीशन अच्छी नहीं है तब भी आप जो है आराम से वहाँ रह लेते हैं। द गिंगो इज़ ऑफन टर्म्ड अ लिविंग फॉसिल, इसको जो है लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इट वॉज वंस अनक्लियर वेदर अनकल्टिवेटेड ग्रुप्स ऑफ गिंगो कुड बी फाउंड इन वाइल्ड। तो ये क्लियर ही नहीं हो पाया, इसको जो है आप क्या कहते हैं कि लिविंग फॉसिल कहते हैं। क्योंकि इसके बारे में ये पता ही नहीं चला कि ये जो है मेनली कहाँ पाया जाता था, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। ओरिजिन के बारे में ये तो है कि हाँ ये जो है आपके चाइना में पाए जाते हैं, बट ये नहीं पता चल पाया है कि ये वाइल्ड कंडीशन में ये कहाँ पाया जाता है। मीन्स जब से इसके बारे में पता चला तब से जो है इसको कल्टिवेट ही किया जाता है, इसको उगाया ही जाता है। इसको ऐसा नहीं था कि भाई जो है वाइल्ड कंडीशन में कहीं जंगल में या कहीं ऐसी कंडीशन में ये पाया गया, तो ये चीज़ें यहाँ देखने को मिली ही नहीं। तो इस वजह से इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। गिंगो आर लार्ज ट्री, इसके अगर प्लांट को देखा जाए या ट्री को देखा जाए तो ये बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी साइज़ जो है इनकी ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, नॉर्मली रीचिंग हाइट ऑफ 20 to 35 मीटर। तो काफ़ी लंबे होते हैं, 20 से जो है 35 मीटर के आसपास की जो है ये हाइट को अचीव करते हैं। विद सम स्पीसीज इन चाइना बीइंग ओवर सम, जबकि कुछ चाइना के स्पीसीज जो होते हैं वो इससे भी ज़्यादा हाइट के होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बड़े जिम्नोस्पर्मिक ट्री है, काफ़ी बड़ी जो है इनकी प्लांट बॉडी होती है, बहुत बड़ी साइज़ के प्लांट्स ये होते हैं। द ट्री हैज़ एन एंगुलर क्राउन, अगर ट्री को देखा जाए तो वहाँ पे जो है आपका एंगुलर क्राउन दिखाई देगा, ऊपर का जो रीजन है वो क्राउन शेप में पाया जाता है। एंड लॉन्ग समवॉट इरेक्टिक ब्रांचेस, और वहाँ से जो है आपका मेन रीजन है वहाँ से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, इरेक्ट ब्रांचेस जो है आपको वहाँ से देखने को पाई जाती हैं। एंड इज यूजुअली डीप रूटेड एंड रेजिस्टेंट टू विंड एंड स्नो डैमेज, और जनरली अगर इस प्लांट को देखा जाए तो डीप रूटेड होते हैं, रूट्स जो है काफ़ी नीचे तक पाई जाती हैं, काफ़ी अंदर तक पाई जाती हैं, जिससे कि जो है जो भी मिनरल वाटर है उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट बॉडी बहुत बड़ा है तो इसको जो है वाटर और मिनरल ये चीज़ें भी तो ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से रूट्स जो है इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी अंदर तक पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं कि विंड और स्नो डैमेज से प्रोटेक्टेड होते, रेजिस्टेंट होते हैं। इनको जो है अगर बहुत हवा भी चल रहा है, बहुत बर्फ़ भी पड़ रही है तो भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आराम से पाए जाते हैं। तो एडवर्स कंडीशन हो, किसी भी तरीके की कंडीशन हो, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यंग ट्रीज़ आर ऑफन टॉल, अगर नए प्लांट को देखा जाए, नए ट्री को देखा जाए, जो अभी जो है काफ़ी नया है उसको देखा जाए तो वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं ऐसा कुछ, एंड स्पर्सली ब्रांच्ड, और जो है ये कहीं से भी आपको यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, पूरी तरीके से जो है ब्रांच स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। क्राउन बिकम्स ब्रॉडर,
एज द ट्री एजेस। और ये जो क्राउन रीजन होता है ये जो है जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ये ब्रॉड होने लगता है, मतलब कि फैलने लगता है, थोड़ा चौड़ा होने लगता है। तो इस तरीके का है, एज का इफेक्ट पड़ता है इसके शेप पे, इस प्लांट के जो है शेप पे। अगर प्लांट को देखा जाए तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, कितना बड़ा पेड़ है, काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी, हाइट बहुत ज़्यादा अचीव किया हुआ पाया जाता है। तो इस तरीके का जो है इसकी प्लांट बॉडी होती है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। चाइना वगैरह में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, नेम से भी लग रहा है कि गिंगो थोड़ा अजीब सा नाम है, तो इस वजह से जो है चाइना वगैरह में, चाइना, जापान, कोरिया, इन एरिया में जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हमें देखना है इसके लीव्स को, कि लीव्स जो पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं। पूरा लीव्स दिखाई दे रही थी, पूरे प्लांट पे पाई जा रही हैं, तो ये लीव्स कैसी होती हैं। लीव्स आर यूनिक एमंग द सीड प्लांट्स। तो अगर सीड बियरिंग प्लांट्स को देखा जाए जिनमें सीड्स पाया जाता है, तो उनके अगर लीव्स को देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में इनकी लीफ काफ़ी अलग होती है, कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल कैरेक्टर ये शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैसा कैरेक्टर शो करते हैं। बीइंग्स फैन शेप्ड विथ वेन्स रेडिएटिंग आउट। तो अगर यहाँ देखा जाए तो लीव्स जो होती हैं वो फैन के शेप की होती हैं, जैसा फैन होता है ना, पंखा, उस तरह के शेप की जो है इसकी लीव्स दिखाई देती हैं, फैन शेप की। और जो है वेन्स होते हैं जो कि यहाँ से निकले हुए पाए जाते हैं, रेडिएट करते हैं बाहर की तरफ, इस तरीके से जैसे रेडिएशन होता है ना, सूर्य की किरणें ऐसे करके निकलती हैं, उसी तरीके से जो है आपको ये कुछ इस तरीके से रेडिएट करती हुई आपको वेन्स दिखाई देती हैं। वेन्स जो पाई जाती हैं लीफ के अंदर, जिससे जो है जिसमें वैस्कुलर सप्लाई होता है प्लांट के अंदर, वो वेन्स जो है कुछ इस तरीके से रेडिएटिंग वे में दिखाई देती हैं, बाहर की तरफ बिखरी हुई दिखाई देती हैं। इनटू द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या होता है, ये जो बाहर का एरिया है यही, इसी को लीफ ब्लेड कहते हैं। तो इसी लीफ ब्लेड में क्या होता है कि ये जो आपकी वेन्स हैं वो कुछ इस तरीके से रेडिएटिंग दिखाई देती हैं, बाहर की तरफ फैली हुई दिखाई देती हैं। बाइफर्केटिंग, और जो आपका लीफ सम टाइम बाइफर्केटिंग या स्प्लिटिंग कह सकते हैं कि कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा जो आपका ये लीफ है वो बाइफर्केट किया हुआ रहता है जिस तरीके से। तो क्या हो सकता है, ऐसे करके कुछ बाइफर्केट किया हुआ रहता है, दो भाग में टूटा हुआ रहता है, या स्प्लिट किया रहता है। स्प्लिट का मतलब क्या है कि टूट जाना। तो ये जो है क्या करता है कि यह तो कुछ इस तरीके से टूटा हुआ दिखाई देता है। बट नेवर एनास्टोमाइजिंग टू फॉर्म अ नेटवर्क। लेकिन कहीं भी आपको ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर शो नहीं करता है। कहने का क्या है कि यहाँ जो आपके वेन्स हैं ये कहीं भी एक दूसरे से मिल करके नेटवर्क या जाल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ये पूरी तरीके से ऐसे करके पाई जाती हैं। यहाँ कहीं भी ये मिल करके ऐसा जाल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, तो जाल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ नहीं पाया जाता है, पूरी तरीके से नॉर्मल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। टू वेन्स इंटर द लीफ ब्लेड। अगर देखा जाए तो लीफ ब्लेड जो है आपका उसमें दो वेन्स जो है वो एंटर करती हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ दो वेन्स एंटर करती हैं और एट द बेस एंड फॉक रिपीटेडली इन टू। और ये जो है दो वेन्स जो आती हैं अंदर एंटर करती हैं वो फिर फॉक्ड होती हैं। यहाँ आने के बाद फिर वो जो है ऐसे टूटती हैं, फिर इस तरीके से टूटती हैं और टूट करके तब जो है यहाँ इस तरीके से रिपीटिंग वे में टूट करके फिर जो है वो पूरी तरीके से फैलती हैं। दिस इज़ नोन एज डाइकोटोमस वेनेशन। और इस तरीके के जो वेनेशन होता है, इस तरीके का वेन्स का अरेंजमेंट होता है, उसको हम कहते हैं डाइकोटोमस वेनेशन। डाइकोटोमस ब्रांचिंग जैसे होता है, तो एक जैसे है कि इसका एपेक्स जो है, एक मेन स्टेम है, उसका एपेक्स दो भाग में टूट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। उसी तरीके से यहाँ जो है वेन्स के कंडीशन में आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी गिंगो के केस में, कि यहाँ पर जो है जो वेन्स आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से दो पार्ट में बंटती हैं, फिर जो है यहाँ बटने के बाद फिर ये जो है दो पार्ट में बंटती हैं, फिर जो है दो पार्ट में बंटती हैं। तो इस तरीके से डाइकोटोमस वेनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ काफ़ी जो अगर देखा जाए तो गिंगो के अंदर ही इस तरीके का अरेंजमेंट या इस तरीके का वेनेशन देखने को मिलता है। कहने का क्या है कि जो आपका लीफ है उसके अंदर दो वेन्स जब आती हैं वो फिर
टूटती हैं, फिर वो टूटती हैं और इस तरीके से पूरा ऐसे करके इस तरीके से पूरा इसमें पाई जाती हैं। तो इस तरीके का वेनेशन, इस तरीके का सिस्टम पाया जाता है जो आपको गिंगो के अंदर देखने को मिलता है। लीव्स आर यूजुअली 5 to 10 सेंटीमीटर। अगर लीफ को साइज़ को देखा जाए तो लगभग जो है 5 से 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स पाया जाता है, बट समटाइम अप टू 15 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी जो है आपको ये 15 सेंटीमीटर के आसपास जो है दिखाई देगा। अब ये जो है आपके इसके लीफ का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि एक वेन आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है ना, ये फिर 2 में डिवाइड हो जा रहा है। फिर यहाँ आने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये 2 में डिवाइड हो रहा है। फिर यहाँ, फिर ये 2 में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर ये 2 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डाइकोटोमस वेनेशन हो रहा है। इस तरह से 2 में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पहुँचा तो फिर ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पहुँचा तो फिर 2 में डिवाइड हुआ, ये यहाँ पहुँचा तो फिर 2 में डिवाइड हुआ, आगे पहुँचा तो फिर ये 2 में डिवाइड हुआ ना, इस तरीके से। तो ये जो है आया तो एक ही, और एक जो है आपका वेन आ करके 2 में डिवाइड हुआ, फिर उससे फिर जो है आपका डिवीज़न होता गया। तो इस तरीके से पूरा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। यहाँ किसी तरीके का जाल जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना है, किसी तरीके का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना है, बट यहाँ क्या है, डाइकोटोमस वेनेशन दिखाई दे रहा है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग जैसे होती है उस तरीके से ब्रांचिंग होकर के वेन्स का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। डाइकोटोमी जो चीज़ होती है, जो प्रोसेस होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपका जो मेन रीजन है, या स्टेम कहिए या रूट कहिए या जो कोई भी पार्ट है, वो जब उसका एपेक्स रीजन जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो इसको हम बोलते हैं डाइकोटोमी। तो इसी तरीके का वेनेशन आपको, ये प्रोसेस जो है डाइकोटोमी का, वो यहाँ पे वेन्स के अरेंजमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, और उसी की वजह से जो है लीफ का स्ट्रक्चर या वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी यूनिक है। ज़्यादातर जो है आपको किसी प्लांट में इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो कि ये लीफ के स्ट्रक्चर में इसके देखने को मिल रही हैं। लीव्स आर डल ग्रे ग्रीन टू येलो ग्रीन इन समर। अगर गर्मी के समय देखा जाए तो ये क्या होते हैं कि डल ग्रे ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रे ग्रीन के अप्रॉक्स इनका कलर होता है से, या तो फिर जो है येलो ग्रीन कलर के होते हैं। गर्मी के टाइम में ऐसा कुछ कलर होता है। और जबकि अगर आपको गोल्डन येलो हो जाते हैं ऑटम के सीज़न में, ऑटम जब पतझड़ का समय होता है उस सीज़न में ये क्या होते हैं, गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो जो है कि मौसम का असर पड़ता है और उसके हिसाब से क्या है, लीफ का कलर चेंज होता है। रिमेनिंग ऑन द ट्री अंटिल लेट इन सीज़न, और जो है सीज़न के लास्ट तक जो है ये पाए जाते हैं, वहाँ प्लांट पे पाए जाते हैं, और एंड देन फॉल रैपिडली। और ऑटम सीज़न में ही जो है ये क्या करते हैं, लास्ट में आकर के ये गिर जाते हैं लीफ। तो इस तरीके से जो है क्या है कि ये एनुअली इनका लीफ गिरता है, फॉल होता है, डेसिडुअस प्लांट है। तो ऐसे में जो है इस तरीके की चीज़ें होती हैं। समर में कलर लीफ का अलग सा दिखाई देता है, ऑटम सीज़न में अलग सा दिखाई देता है। और ऑटम का जो कंडीशन सीज़न जो होता है पतझड़ का, वो जब लास्ट टाइम आता है उस समय पत्तियां इसकी जो है झड़ जाती हैं। लीव्स ऑफ लॉन्ग शूट्स आर यूजुअली लोब्ड। तो अगर लॉन्ग शूट के लीव्स को देखा जाए, जिसके जो शूट लंबे लंबे होते हैं, वो जो है आपको जनरली लोब दिखाई देंगे, ऐसे लोब के फॉर्म में दिखाई देंगे। लीव्स आर ग्रीन बोथ ऑन टॉप एंड बॉटम। और अगर दोनों ही कंडीशन में देखा जाए, इसके टॉप को देखा जाए और बॉटम को देखा जाए, दोनों ही जो है आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, और दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो इस वजह से जो है वो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। हैव स्टोमेटा ऑन बोथ साइड, और दोनों ही साइड पे, ऊपर और नीचे, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही साइड पे आपके स्टोमेटा पाए जाएंगे। और स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू आपका वाटर का लॉस मीन्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लीव्स पे देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन, कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पाए जाते हैं। तो वो सारा कुछ हम जो है देख लेते हैं। गिंगो बाइलोबा, ये स्मॉल लेटर होगा क्योंकि क्या है, ये स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। गिंगो बाइलोबा इज डेसिड्यूअस विथ सेपरेट सेक्सेस। तो यहाँ जो है डेसिड्यूअस होता है और सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इसके सेपरेट होते हैं। एक जो आपका प्लांट है उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा और दूसरे प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो यहाँ पे जो है दोनों ही अलग अलग प्लांट में देखने को मिलेंगी। सम ट्रीज बिंग फीमेल एंड अदर बिंग मेल। कुछ पेड़ जो है वो
फीमेल होंगे, मीन्स उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, और जो कुछ जो आपके ट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो इस तरीके से दोनों ही अलग अलग ट्रीज़ में पाए जाएंगे। मेल प्लांट प्रोड्यूस स्मॉल पॉलन कोन्स। अगर मेल प्लांट को देखा जाए तो छोटे पॉलन कोन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसमें कोन शेप कोन पाया जाता है। आप जानते हैं कि कोन या स्ट्रॉबिलाई होता है जो कि आपका स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो एग्रीगेट करके आपके कोन या स्ट्रॉबिलाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पाया जाता है। और वो कोन या स्ट्रॉबिलाई जिस पे आपके जो भी आपके सेक्स ऑर्गन है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है विद स्पोरोफिल ईच बियरिंग 2 माइक्रोस्पोरेंजिया स्पाइरली अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। और इसी में आपको जो है कोन पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे जो सेंट्रल एक्सिस के जो है दोनों साइड देखने को मिलेंगे। कहने का क्या है कि यह आपका मान लीजिए कोन है तो इसका एक एक्सिस होगा मेन सेंट्रल एक्सिस, और उसके दोनों ही साइड आपको माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो है आपके जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो है आगे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और इसी के थ्रू जो है आगे लाइफ साइकिल इसकी चलती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसी पे स्पाइरली अरेंज दिखाई देंगे, इसी पे चारों तरफ जो है अरेंज्ड वे में दिखाई देंगे। फीमेल प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस कोन्स। जबकि फीमेल प्लांट को देखा जाए, अगर फीमेल जो प्लांट है उसके अंदर देखा जाए तो वहाँ पे आपको कोन नहीं पाया जाएगा, किसी भी तरीके का एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो उस तरीके से अरेंज नहीं होगा कि वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाए, ऐसा कुछ जो है स्ट्रक्चर देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। 2 ओव्यूल्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ स्टॉक। यहाँ पे जो है जो स्टॉक होता है उसके एंड पे लास्ट में जो है आपको देखेंगे कि 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स जो आपके जिसके अंदर आपका फीमेल गैमेटोफाइट या आप कह सकते हैं कि जो एग है उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ आपको स्टॉक के एंड पे 2 ओव्यूल्स दिखाई देंगे। एंड आफ्टर आफ्टर द पॉलिनेशन 1 और बोथ डेवलप इनटू फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग सीड्स। और यहीं पे जो है आपका जब पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है मेल गैमेट जब एंटर करता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो है इसी से आपका क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जो है इसका प्रोसेस होता है। होता क्या है कि मेल गैमेट आता है, पहले इसको देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपका स्ट्रॉबिलाई लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पाया जाता है ना इसके अंदर। तो ऐसा कुछ कोन या स्ट्रॉबिलाई पाया जाता है, ये आपका कोन है। और इसी के अंदर अगर आप अंदर देखेंगे तो इसके अंदर मेन एक्सिस होगा, और उसी के दोनों साइड आपको क्या पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाएंगे जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का आपका मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका प्लांट का वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। नाउ फ्रूट्स आर 1.5। पहले इसका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था, उसको देख लीजिए। तो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ये तो लीफ है आपकी ना, ये लीफ है। यहाँ पर आपको जो है ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे कोन या स्ट्रॉबिलाई जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, यहाँ सिंपल सा जो है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओव्यूल पाया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वो मेल फ्लावर से जो माइक्रोस्पोर आपके जो बनते हैं वो जर्मिनेट करके फिर क्या बनाते हैं, गैमेटोफिटिक बॉडी, और वहाँ से आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। वो जो मेल गैमेट है वो यहाँ आता है, और यहाँ जो एग है इसके अंदर उससे फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से जो है आपका इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फ्रूट्स को अगर देखा जाए तो फ्रूट्स आर 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो है उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रूट को अगर देखा जाए इसके तो 1.5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है विथ सॉफ्ट फ्लैशी येलो ब्राउन आउटर लेयर। यहाँ पे जो है फ्रूट में सॉफ्ट होता है और जो है गुद्देदार होता है, फ्लैशी होता है, येलो ब्राउन कलर का आउटर लेयर होता है जिसको कि हम कहते हैं सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा जो होता है आपका जो सीड कोट होता है वही होता है, और वो फ्लैशी होता है।
तो इस तरीके से जैसे आपका ये सीड है ना, तो ये सीड है, तो इसी का सीड कोट जो है अगर ये फ्लैशी है तो इसको बोलते हैं हम सार्कोटेस्टा। तो सार्कोटेस्टा पाया जाता है यहाँ पे। दैट इज़ अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और अट्रैक्ट करता है। बट कंटेन ब्यूटेरिक एसिड, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का एसिडिक कंपोनेंट होता है जिसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड, और इसकी वजह से जो है इसमें कुछ अलग टाइप का स्मेल आता है। तो इस ब्यूटेरिक एसिड के होने की वजह से इसी को ब्यूटेनोइक एसिड भी कहते हैं। स्मेल फॉल लाइक रैंसिड बटर या वॉमिट। जब ये गिर जाता है, जब फ्रूट गिर जाता है, उसके बाद जो है इसमें ये ब्यूटेरिक एसिड होने की वजह से ये जो है, जैसे आपका बहुत दिन का मक्खन रख देते हैं ना, तो वो जैसा अजीब सा स्मेल करता है, वैसा कुछ जो है स्मेल, बासी मक्खन जैसा ये स्मेल करता है। कह सकते हैं कि जब मक्खन ख़राब हो जाता है एकदम, तो जैसा वो महकता है, या आप कह सकते हैं कि वॉमिट जो उल्टी होती है वो जैसे स्मेल करती है, कुछ उस तरीके का बेकार सा स्मेल जो है इसमें आता है। किस वजह से? ये ब्यूटेरिक एसिड होने की वजह से। तो इस फ्रूट में ये चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ कंपोनेंट होता है कि जब फ्रूट गिरता है, काफ़ी टाइम तक रहता है, तो उससे कुछ जो उसके अंदर एसिड है वो रिलीज़ होते हैं, और उस एसिड की वजह से कुछ ऐसा स्मेल आपका इसके अंदर पाया जाता है। बीनीथ द सार्कोटेस्टा इज़ द हार्ड स्क्लेरोटेस्टा, और ये जो बाहर का सार्कोटेस्टा है जो फ्लैशी है, उसके नीचे अगर जाएं, उसके अंदर जाएं फ्रूट में, तो यहाँ पे हार्ड स्क्लेरोटेस्टा पाया जाता है। यहीं पे आपको हार्ड जो है एक और लेयर पाई जाती है जिसको कि हम स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं। एंड पेपरी इंडोटेस्टा, और इसी के अंदर आपका पेपर लाइक जो है पतला इंडोटेस्टा पाया जाता है। ये सब जो है आपके क्या है, सीड कोट के ही पार्ट है, सीड कोट का मॉडिफिकेशन है, और वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। द न्यूसिलस सराउंडिंग द फीमेल गैमेटोफाइट एट द सेंटर, और यहाँ पे सेंटर में जो है आपका फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, और इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, एग का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा फ्रूट का स्ट्रक्चर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गिंगो सीड अकर वाया मोटाइल स्पर्म, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका माइक्रोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके क्या बना रहे हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, और वहाँ पर से जो है आपका मेल गैमेट बनता है, या कह सकते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, मीन्स उनमें मोशन होता है, वहाँ कुछ ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो मोशन करते हैं, और वहाँ वो जो है, क्योंकि ये प्लांट है दूर दूर रहेंगे, मेल और फीमेल जो पार्ट है वो अलग अलग प्लांट में है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि इसका जो मेल गैमेट है वो फीमेल जो पार्ट है फीमेल प्लांट का वहाँ तक पहुँच सके। तो उसके लिए यहाँ पे जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये मोटाइल होते हैं, जैसे कि आपको साइकेड्स, फर्न्स, मॉसेस और एल्गी में देखने को मिलता है, तो उनमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं मीन्स वो मोटाइल होते हैं, उस तरह का जो है आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखना है कि स्पर्म में क्या होता है ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो मोशन शो करते हैं। तो स्पर्म हैज़ अ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, अगर स्पर्म को देखा जाए तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये कॉन्टिन्यूस बेल्ट ऑफ बेसल बॉडीज। और यहाँ पे जो है आपको जो है क्या देखने को मिलेगा कि बेसल बॉडीज़ होते हैं, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वहाँ पे बेसल बॉडीज़ पाई जाती हैं, तो यहाँ बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाते हैं, और सारे बेसल बॉडीज़ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरीके से बेसल बॉडी होता है, यहाँ से फ्लैजेला निकला होता है, तो ये सारे मिल करके जो है आपको एक क्या करते हैं, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, विच हैव अ सीलिया लाइक मोशन। और इनमें जो है जैसे सीलिया में मोशन होता है कि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उस तरीके से ये मोशन शो करते हैं, आसानी से जो है मूव कर जाते हैं। 2 स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ जनरली देखा जाए तो 2 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वन ऑफ विच सक्सेसफुली फर्टिलाइज द ओव्यूल, और इनमें से एक जो है सक्सेसफुली ओव्यूल को जाकर के फर्टिलाइज करता है, और जो है वही जो आगे का प्रोसेस है मीन्स जाइगोट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और एक जो है आपका डीजेनरेट हो जाता है। तो बनते तो 2 हैं बट एक ही वहाँ जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गिंगो सीड अकर जस्ट बिफोर और आफ्टर दे फॉल इन अर्ली ऑटम, तो जब ऑटम का सीज़न आता है उससे पहले ही जो है आपको, या तो फिर उससे पहले या उसके बाद जो है
जब पत्तियां गिरने वाली होती हैं, या तो उससे पहले या तो उसके बाद जो है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो एक पर्टिकुलर समय है जिस समय जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर। अब हमें क्या देखना है कि यूजेस, इस प्लांट का कहाँ कहाँ यूज़ है वो चीज़ें देख लेते हैं। तो वुड ऑफ गिंगो बाइलोबा इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, चेस बोर्ड। तो अगर देखा जाए तो इनका लकड़ी, क्योंकि बड़ा ट्री है तो इसकी लकड़ियाँ जो हैं आपको फर्नीचर बनाने में, और चेस बोर्ड जो चेस खेलते हैं उस पर, उसके लिए जो बोर्ड बनता है काफ़ी जो है टफ बोर्ड बनता है, तो वो चेस बोर्ड को बनाने के लिए जो है इसकी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। नट लाइक कर्नल ऑफ सीड आर पार्शली एस्टिमेटेड partially eaten in Asia and are traditionally ingredient in Chinese food। तो अगर इसका जो सीड होता है उसमें नट लाइक जो सीड होता है उसके अंदर कर्नेल जो होते हैं सीड्स के एक तरह से कहिए कि सीड ही होता है। तो जो नट होता है उसका, उसमें जो सीड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं फूड के लिए। चाइना में बहुत जगह जो है इसको खाया जाता है और उसका चाइनीज़ फूड में यूज़ किया जाता है। कर्नेल मेनली अगर देखा जाए तो जैसे आपके अखरोट वगैरह में होते हैं कि ऊपर का जो क्या होता है काफ़ी टफ होता है और इसके अंदर सॉफ्ट सीड होता है। तो इसी तरीके से ये जो है आपका कर्नेल लाइक सीड होता है, इसके सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं इसके अंदर, उसका जो है हम लोग क्या करते हैं मेनली चाइनीज़ रीजन में वहाँ पे उसको फूड के बहुत सारे जो चीज़ें बनाते हैं उनमें वो जो है उनको यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट होता है वो, उसको फूड बनाने में उसमें जो है, जैसे हम लोग कई सारे फूड में नहीं काजू डालते हैं, किसी में बादाम डालते हैं, तो जैसा उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, नट्स का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से चाइना में इसके जो नट है उसका यूज़ किया जाता है। गिंगो नट्स आर यूज्ड इन कॉन्गी। कॉन्गी चाइना का एक फूड है, एक तरह से जैसे हमारे यहाँ खीर बनता है ना चावल और दूध को मिला करके, उसी तरीके से वहाँ पे कॉन्गी एक जो है आपका फूड है उसको बनाते हैं और उसमें जो है ऑफन सर्व्ड एट स्पेशल ओकेशंस, और बहुत ही स्पेशल जो ओकेशन होता है जैसे उनके यहाँ वेडिंग होती है, शादी वादी होती है, वहाँ पे उस टाइम पे, या फिर जो है उनका चाइनीज़ न्यू ईयर जब बनता है जो कि जनवरी फरवरी के आसपास बनता है, तो उस टाइम जो है ये बनाते हैं और उसको सर्व करते हैं। उसमें इन नट्स का यूज़ किया जाता है और वो जो आपके इसके सीड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, उनको वो जो स्पेशल फूड है कॉन्गी उसको बनाने में। तो इस तरीके से आपने गिंगो के बारे में स्टडी किया, इसका जो भी बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो भी इसका प्लांट बॉडी था, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके बारे में, और साथ ही साथ इसका जो यूज़ है उसके बारे में आपने डिटेल स्टडी कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।